today's वीडियो मैं सारी करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाली हूँ नवंबर 2025 की। ये दृष्टि आईएएस की पीडीएफ है करंट अफेयर्स की। ऐसे तो सारे ही कोचिंग्स के करंट अफेयर्स उठा लो, सब एक से होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें सेम होती हैं, बट आई फील ये ज़्यादा बेटर है बाकी सबसे, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट हियर। सो ये एक नई सीरीज है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी हमारे आरएएस या फिर और राजस्थान रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए हम हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सब करंट अफेयर्स। तो ईच वीक एक वीडियो आएगी फॉर एवरीवन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक नवंबर 2025, नेक्स्ट वीक दिसंबर 2025 की आएगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट न्यूज़। National Marine Fisheries Census 2025 launched. So, the Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, श्री जॉर्ज कुरियन, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 एट सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची। ठीक है। जो जॉर्ज कुरियन है वो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर है ऑफ इंडिया में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड फिशरीज सेंसस। बेसिकली इंडिया में पहली बार एक पूरा फिशरीज सेंसस हुआ है, वो भी एक डिजिटल वे में। सो इट represents a major stride towards data-driven and technology-enabled marine governance. Right. Then ये 45 days तक चला था। और इसमें 1.2 मिलियन फिशर हाउस होल्ड कवर हुए थे, 4,000 मरीन फिशिंग विलेजेस कवर हुए थे, एंड 9 कोस्टल स्टेट्स थे एंड 4 यूनियन टेरिटरीज थे। द इनमरेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3rd नवंबर टू 18th दिसंबर। ये हो चुका ऑलरेडी, 3rd नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है। वो दो डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ये एक इसका ऑपरेशनल पार्टनर है। देन इसके पर्पस ऑब्जेक्टिव वही सब है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डेटाबेस बन गया, मॉडर्नाइज कर दिया हमने फिशरी मैनेजमेंट को। एक प्लेटफॉर्म है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP, इससे हमने लिंक कर दिया सारे फिशर्स को, और टू फैसिलिटेट बेटर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, एक नेशनल लेवल पे भी ये ऑलरेडी दो स्कीम्स चल रही थी हमारी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना PMMKSSY एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। तो उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी फैसिलिटेट किया है इसने। देन डिजिटाइज्ड एंड रियल टाइम डेटा कलेक्शन, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। अब दो मोबाइल एप्लीकेशन है, व्यास भारत और व्यास सूत्र। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। सो व्यास भारत का क्या फंक्शन है? डेटा कैप्चर एंड जियो रेफरेंसिंग। ठीक है, ये फील्ड स्टाफ यूज करेगा। ठीक है, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम जितने 1.2 मिलियन फिशर हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए जो फील्ड स्टाफ है वो व्यास भारत यूज करेगा, एंड फिर उसको लिंक करेगा स्पेसिफिक लोकेशन के साथ थ्रू जियो रेफरेंसिंग, इसलिए डेटा कैप्चर एंड जियो रेफरेंसिंग। उसके बाद सेकंड जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो है व्यास सूत्र, which is for verification and monitoring. It enables instant validation of field data and provides a centralized platform for live monitoring of the enumeration process across the country. ठीक है, ये था हमारा पहला न्यूज नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 के बारे में। नेक्स्ट वी हैव LBM-3 M5 लॉन्च। ठीक है, अब इसरो ने एक GSAT-7R नाम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो बेसिकली डिप्लॉय करके दिया है। किसके लिए? स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, और किसके थ्रू? एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है LBM-3 M5, जिसको पॉपुलरली हम बाहुबली कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भारी है। इसको हमने GSAT-7R को LBM-3 M5 जो कि बाहुबली है उसके थ्रू लिफ्ट डिप्लॉय करके दिया है। किसको? इंडियन नेवी को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब GSAT-7R क्या है? ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, फुली इंडिजिनियस है, इक्विप्ड विद मल्टी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स भी हैं इसमें। ठीक है, एंड इट कैन वर्क अक्रॉस एंटायर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, शिप सबमरीन एयरक्राफ्ट कमांड सेंटर्स, ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ये सब इसका काम है, इसका GSAT-7R का। देन हमारा लॉन्च व्हीकल जो है बाहुबली LBM-3 M5, ये इंडिया का हेवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है। पहले इसको GSLV MK3 कहते थे। ठीक है, अब ये जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उस उधर तक 4,000 किलो का वेट लेके जा सकता है, और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो 8,000। ये बेसिकली जो अर्थ है हमारा, इसकी ऑर्बिट्स होती हैं काफी सारी जहाँ पे हमने सैटेलाइट्स कर रखी हैं लॉन्च। तो ये वाली जो सबसे दूर है ये GTO है, जियो सिंक्रोनस, ये काफी दूर होती है। उसमें फिर मिड वाली होती है, फिर ये लोअर वाली है।
ये लोअर वाली तक जो है 8,000 kg का पेलोड लेके जा सकता है और जियो सिंक्रोनस तक 4,000 का लेके जा सकता है। देन 3 स्टेज लॉन्च सिस्टम है इसमें। S200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स फॉर लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट के लिए S200 है। फिर लिक्विड कोर स्टेज के लिए L110 है, ट्विन विकास इंजन है। ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज के लिए C25 है। इतना डिटेल हम नहीं भी देखे तो भी चलेगा। देन इट सर्व्स एज अ बेसलाइन लॉन्चर फॉर गगनयान ह्यूमन spaceflight mission, where its modified version is called Human Rated LVM-3 HRLV, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसके लिए एक बेसलाइन की तरह ये काम करेगा। ओके, डेवलपमेंट बैकग्राउंड देख लेते हैं। द M5 मिशन जो है इज अ फिफ्थ सक्सेसफुल फ्लाइट इन द LVM-3 सीरीज। हमारी मतलब अभी तक इसमें से हमने 4 करने चारों सक्सेसफुल रही हैं। अर्लियर जो थी सैटेलाइट GSAT-7 का नाम था रुक्मिणी जी, ठीक है, फॉर द नेवी, एंड GSAT-7A जो थी वो एयरफोर्स के लिए थी। देन वी हैव ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का नाम है त्रिशूल 2025, नवंबर में ये हो चुकी है ऑलरेडी। इट वाज लेड बाय इंडियन नेवी। इट वाज इसमें और कौन कौन शामिल था? आर्मी, एयरफोर्स, मैरीटाइम एलिमेंट्स अक्रॉस द सर क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, एक्सटेंडिंग इनटू द नॉर्थ अरेबियन सी। ठीक है, अब इसमें दिस वाज लेड बाय इंडियन नेवी ऑब्वियसली, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट किया था वेस्टर्न नेवल कमांड ने, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका था? आर्मी के सदर्न कमांड का, नेवी के वेस्टर्न कमांड का, एंड IAF के साउथ वेस्टर्न कमांड का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ का है, हम साउथ की तरफ से हमारे आर्मी गई थी, ठीक है, वेस्ट में से नेवी गई थी, देन साउथ वेस्ट में से IAF गया था, राइट, नेवी, IAF और आर्मी। ठीक है, इट वाज इसका एम था वैलिडेट जॉइंट ऑपरेशनल प्रोसीजर, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन नेटवर्क कमांड इंटीग्रेशन। सर क्रीक है, सर क्रीक एक जगह है, बेसिकली लोकेशन है, मार्शी एस्ट्रेन एरिया है बिटवीन कच्छ एंड सिंध। सिंध पाकिस्तान का, कच्छ गुजरात का, वेयर द रन ऑफ कच्छ मीट्स द अरेबियन सी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये ये वाला एरिया है बेसिकली गुजरात का। ठीक है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 96 किलोमीटर लॉन्ग पैडल क्रीक। इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री डिस्प्यूट भी है इधर। इंडिया कहता है कि जो मिड चैनल है वो बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ईस्टर्न बैंक जो है वो उनका है। तो यहाँ एक डिस्प्यूट भी चल रहा है, और ये पूरा इंडस इंडस डेल्टा इकोसिस्टम का पार्ट है। Then we have International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2025. So basically 2 नवंबर को एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसके लिए? टू एंड इम्punity फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, यूनेस्को ने बनाया है ये। तो इट फोकसेस ऑन AI फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जर्नलिस्ट। तो ये 2025 का थीम है बेसिकली इस इनको देखा कि AI के थ्रू जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वुमेन्स के अगेंस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली, उस पर फोकस रहेगा हमारा, तो इसको कैसे खत्म किया जाए। फिर 2013 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में पहली बार इस डे को मनाया गया था, क्योंकि जो फ्रेंच जर्नलिस्ट थे गिस्लाइन डिटॉन्ट एंड क्लाउड वर्लॉन, जिनको माली में मार दिया गया था, तभी से यूनेस्को ने कैंपेन भी चलाया था, कंट्रोल ऑल ट्वीट। ये कैंपेन चलाया गया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारा थीम बेसिकली क्या है? AI इनेबल जेंडर वायलेंस। हाँ, डेटा यही बताता है कि 2006 से 2024 के बीच में 1700 जर्नलिस्ट जो है मारे गए हैं ग्लोबली, और रफली 10 में से जो 9 है उनको अभी तक रिजल्ट भी नहीं मिला, मतलब जस्टिस भी नहीं मिल पाया। सो इट्स अ सीरियस इशू। देन यूनेस्को के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है कि इट वाज फाउंडेड इन 1945। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इट वाज बेसिकली इसलिए बना था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ऑल द फील्ड्स बेसिकली। और इसका देखा जाए तो इसने किन किन जगहों का नेटवर्क मेंटेन किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बताते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी बताते हैं, क्रिएटिव सिटीज भी बताते हैं। देन इंडियन वुमेन win 2025 World Cup. Yeah, that's a big victory from our team. So this was our first ever ICC Women's ODI World Cup. मतलब Women's ODI में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। इंडिया had previously reached to finals in 2005 and 17। हम जो है फाइनल पहुंच चुके थे, लेकिन हम हार गए थे। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे थे, 2017 में इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे थे। So thus India became fourth team to win this Women's World Cup। कैप्टनसी किसके? हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी के अंदर। और कौन कौन जीत चुका है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तीनों जीत चुके हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, देन नाउ वी हैव इंडिया।
और ये 13th एडिशन था वर्ल्ड कप का। ओडीआई वर्ल्ड कप का हर 4 साल के गैप में होता है। इंडिया और श्रीलंका ने को होस्ट किया था। टोटल 8 टीम्स की थी। और अगर हम लास्ट 4 एडिशन देखें तो अब 2025 इंडिया ने जीता, 4 साल पहले 24 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, देन 2017 में इंग्लैंड ने, 2013 में अगेन ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। कोच कौन थे? अमूल मजूमदार। कैप्टन साउथ अफ्रीका की कौन थी? लॉरा वोल्वडाट। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? शिपाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डीपी शर्मा। ये इंपॉर्टेंट नाम है। प्लेयर ऑफ द मैच शिपाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डीपी शर्मा। आईसीसी ने 39 करोड़ प्राइज मनी दिया है। बीसीसीआई ने 51 करोड़ दिया है। बीसीसीआई ने इनफैक्ट आईसीसी को ज्यादा दिया है। सो देन वी हैव 137 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन क्यूएस रैंकिंग एशिया 2026। ये अब क्यूएस रैंकिंग के बारे में बेसिकली क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वाक्यूरेली सिलॉन्च। ये एक लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिस्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज को रेट करता है और अपनी ये रैंकिंग से रिलीज करता है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें अ, इसमें बताया गया है कि नो इंडियन यूनिवर्सिटी इज ऑन टॉप। बेसिकली उसने एक निकाली है रैंकिंग अपनी एशिया 2026। अब एशिया 2026 में भी हम टॉप 50 में नहीं है। टॉप 50 में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि ऐसे एशिया ही बात करें दैट वी आर नॉट है। लेकिन इंडिया एडेड 137 यूनिवर्सिटीज का हमने एडिशन किया इस पूरी लिस्ट में। तो इंडिया की अब 294 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस रैंकिंग में इंक्लूडेड हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑब्वियसली चाइना है विद 395। 395 universities already China की इस ranking में है, and we are at second number with a huge gap, and we are having 294 universities included in this ranking. सब कुछ देखा जाता है, मतलब एकेडमिक रेपुटेशन, फिर रिसर्च प्रोडक्टिविटी कितनी है, एम्प्लॉयर्स की रेपुटेशन कितनी है। बट सो इंडियन इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों में सही है, बट इट लैक्स बिहाइंड इन इंटरनेशनलाइजेशन एंड रिसर्च विजिबिलिटी। ये दो चीज़ हमारे पास नहीं है। फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग की, एंड देन सेकंड रैंक है पेकिंग यूनिवर्सिटी की, देन थर्ड पे टाई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो 59th नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, पहले 44 पे था, अब गिर के 59 पे हो गया है। देन वी हैव आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर, मद्रास, कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अंडर 100 कितनी हुई? 6। तो 6 है हमारी जो टॉप 100 में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा जाए तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है 12709 पे आ गई है, विद पिलानी, शूलिनी, ओपी, जिंदल, ये सभी अपनी हाईएस्ट रैंकिंग्स में नॉट सेंटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, अमूल रैंक फर्स्ट अमंग वर्ल्ड्स टॉप कोऑपरेटिव्स। सो Amul and IFCO, Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, has secured first and second ranks among top 10 cooperatives globally. This is a huge achievement because world level पे अगर हम cooperatives में first और second rank दोनों ला रहे हैं, it's a very good thing. ठीक है, ये जो CM 50 कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ये दिया गया अवार्ड, ये दोहा कतर में हुआ था। ये इनका ऐड भी था कि अमूल रैंक वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव। नीचे देखते हैं, it's the International Cooperative Alliance (ICA) in collaboration with European Research Institute on Cooperative and Social Enterprise (EURISCI) 2025 edition of World Cooperative Monitor marking the International Year of Cooperatives. Okay, ये अभी 2025 में इसलिए दिया गया है बिकॉज 2025 को यूएन ने यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी बोला है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पता होना चाहिए, कई बार आ जाता है कि 2025 इज ईयर ऑफ व्हाट, सो 2025 इज ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये 13th एडिशन था। ठीक है, then okay, some details about Amul. अमूल का बेसिकली ओरिजिनल नेम जो है वो 1946 में बना था। इसका ओरिजिनल नेम था पायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड इन आनंद, गुजरात। ये फाउंडेड बाय था त्रिभुवन दास पटेल और इनको सपोर्ट मिला था मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, फिर 1950 में इसको अमूल ब्रांड बना के मार्केटिंग चालू की गई अगली जगह। इफको जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसको फाउंड किया था 1967 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। दैट्स नॉट फॉर इट। अब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। तो अभी बेसिकली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो थी, शी एक्सटेंडेड हर ग्रीटिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती, urging all citizens to embrace Guru Nanak Dev Ji's teaching of truth, justice and compassion. So Guru Nanak Dev Ji के बारे में देखने हैं। So he was born in 1469 in Tanwandi village near Lahore in Pakistan. ठीक है, he was the first of the 10 Sikh Gurus. सिख गुरु जो सिख लोगों के जो फर्स्ट गुरु हैं उनमें से जो गुरु नानक जी थे वो फर्स्ट थे। ठीक है, उन्होंने जो लोधी डायनेस्टी में एज अ क्लर्क भी काम किया है सुल्तान को। एज एट एज ऑफ 30 he basically performed, he decided to be, मतलब he had a spiritual experience
एंड ऐसा बोलते हैं कि ही हैड अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद गॉड रिवर रिवर काली बीन। एंड तब उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, देयर इज नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम, कोई भी नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जो कबीर दास ने भक्ति मूवमेंट चालू किया था ना निर्गुण स्कूल का, ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट। उसके बाद वो जगह जगह जाते थे इंडिया मिडिल ईस्ट में, और जैसे अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के हर इंटरनेशनल कंपेनियन भी रहता था जिसका नाम मर्दाना था। ठीक है। फिर अब उन्होंने कई सारे ना हाइम्स कंपोज किए थे, जो कि जो फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उन्होंने जो बुक थी आदि गुरु, उन्होंने इस बुक में गुरु नानक देव जी के लिखे हुए सारे हाइम्स को कंपाइल किया था 1504 में। ठीक है। फिर ये सेटल हो गए थे करतारपुर में, और उन्होंने अपनी पहली सिख कम्युनिटी वहीं पे स्टैब्लिश भी करी थी। ठीक है। देन ये जो गुरु अंगद देव जी थे, जिनको भाई बहना भी कहते हैं, वो उनके सक्सेसर बने। अभी इनके जो 10 गुरुज के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स दिए हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी फर्स्ट थे। ठीक है। ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। उन्होंने गुरु का लंगर, जो हम लंगर खाते हैं, उन्होंने भी शुरू किया था। ये बाबर के टाइम पे थे। ठीक है। उनकी जो 550th बर्थ एनिवर्सरी थी, वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर जो है वो कमेमोरेट किया गया था। सेकंड गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का इन्वेंट किया था, और गुरु के लंगर को पॉपुलराइज किया था, जो कि किसने बनाया था? गुरु नानक देव जी ने। अब गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास इंट्रोड्यूस आनंद कारज मैरिज, जो सिख लोगों की मैरिज होती है आनंद कारज, उनको किसने बनाया था? अमरदास जी ने। थर्ड जो गुरु थे, उन्होंने अबॉलिश किया था सती और प्रथा प्रथा को, और ये अकबर के टाइम पे थे गुरु अमरदास। कौन कौन था? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी। अब देन वी हैव फोर्थ गुरु, गुरु रामदास जी। उन्होंने अमृतसर फाउंड किया था 1577 में, और गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। देन गुरु अर्जुन देव जी, ही कंपोज्ड आदि ग्रंथ इन 1604 एंड कंप्लीटेड गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल भी इन्होंने कंप्लीट कराया था। शुरू किसने कराया था? रामदास जी ने। कंप्लीट कराया था अर्जुन देव जी ने। ये थे फिफ्थ गुरु। इनके ऊपर क्वेश्चन काफी आते हैं। उनको झांसी में मार डाला था। ठीक है। फिर थे हमारे गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है। इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था सिक्स को मिलिट्री कम्युनिटी में, और अकाल तख्त का स्टैब्लिशमेंट भी किया था, क्योंकि फिर जहांगीर पे काफी अत्याचार बढ़ गए थे, तो उससे लड़ने के लिए मिलिट्री की जरूरत थी। तो इन्होंने कई सारे वॉर्स भी लड़े थे जहांगीर दौर शाहजहां दोनों के अगेंस्ट में। गुरु हर राय थे, इन्होंने कोशिश की थी औरंगजेब के साथ पीस प्रमोट करने की। देन गुरु हर कृष्ण थे, ये यंगेस्ट गुरु थे। इसको इनको भी औरंगजेब ने मार डाला था एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी के चलते। Guru Tej Bahadur Ji, he founded Anandpur Sahib. He was beheaded on the orders of Aurangzeb. Maybe Aurangzeb ne मारा था 75 में. Then जो 10th Guru थे, Guru Gobind Singh, he founded Khalsa in 1699, introduced the whole baptism ceremony, and then he was the last Guru to pass Guruship to Guru Granth Sahib. ठीक है. एक just overview of it होगा. Maldives enforces world's first generational smoking ban. मालदीव पहली कंट्री बन गई है जिसने स्मोकिंग पे जनरेशनल बैन ही लगा दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2007 के बाद या उस तारीख को जितने लोग पैदा हुए हैं, उसके तारीख को या उसके बाद वो सब पे स्मोकिंग का बैन है। मतलब कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, और हर तरह का टोबैको है। मतलब सिगरेट, सिगार, स्मोकलेस टोबैको, हर तरह का टोबैको बैन है। ठीक है। पहले न्यूजीलैंड में भी किया था, बट वो रिपील हो गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम देखें तो टोबैको से हर साल 7 मिलियन लोगों की डेथ होती है। एंड इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी बना था, WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। It is the world's first global public health treaty. Over 180 parties, including India, have ratified the convention. और ये 2005 में enforce भी हो गया था। की प्रोविजन क्या था? बैन ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग। ठीक है। प्रमोशन नहीं करना है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं करना है। हेल्थ वार्निंग्स होनी चाहिए एटलीस्ट 30 to 50% पैकेजिंग पे। ये सारी चीज़ें जो थी बेसिकली इसमें मेंशन थी, हालांकि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उससे। ओके, सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रेस अ फरारी। ओके, सो एक फीमेल रेसर है हमारे यहाँ की, डियाना पंडोल। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि फरारी 26 चैलेंज में पार्टिसिपेट करे। बेसिकली ग्लोबल लेवल का जो भी कोई भी चैलेंज होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली ये पहली फीमेल है। उन्होंने डियाना पंडोल। दुबई ऑटोड्रोम में हो रहा है, आबू धाबी में लास्ट महीने में भी हो रहा है। बेसिकली मिडिल ईस्टर्न सर्किट्स में हो रहा है मेरे पास में भी। देन इंडियन नेवी टू कमीशन इक्शा। ओके, देयर इज वन INS इक्शा. It is the third vessel of survey vessel large SVL class at naval base कोची में INS इक्षक को बेसिकली हम लोग लाने वाले हैं, इंडियन नेवी लाने वाली है। इक्षक मीन्स गाइड। इसका क्या काम होगा? इट्स शिप्स जॉब इज एक्यूरेटली मैपिंग एंड नेविगेटिंग थ्रू द सीज। ठीक है। ये फर्स्ट SVL क्लास वेसल है जो कि कोची में रहेगा, सदर्न नेवल कमांड में। इट इज बिल्ट बाय GRSC कोलकाता। ठीक है।
ओके, एसक्यूएल क्लास के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट है संध्या क्लास का। ठीक है, अब इसमें ना चार शिफ्ट करनी थी बेसिकली। आया ने संध्या, निर्देशक, शिक्षक और एक संशोधक, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली शिक्षक जो है वो थर्ड है। और ये सब जीआरएस कोलकाता ही बना रहे, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक, 150 years of national song वंदे मातरम। ओके, दैट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार एग्जाम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए, बिकॉज ये काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो 7 नवंबर 2025 को बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ये सॉन्ग वंदे मातरम जो है लिखा था, अक्षय नवमी के दिन। तो इस साल उसको 150 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है, 1875 में उन्होंने ये लिखा था। ओके, सो ये किसने लिखा था? उनका आइकॉनिक नॉवल है आनंद मठ, उसका एक लिटरेरी जर्नल है बंग दर्शन, उसमें ये उन्होंने लिखा था। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके पहले जो दो स्टैंजा है उसको एज अ इंडियन नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया था। और ये ओरिजिनली संस्कृताइज्ड बंगाली में लिखा गया था। ठीक है, इसको ट्यून दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, फर्स्ट सॉन्ग एट 1896। पहली बार ये 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वहाँ गाया गया था। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि 1896 वाला सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, किस प्लेस में हुआ था। ठीक है, द सॉन्ग इन्वोक्स भारत माता, नाम ही है वंदे मातरम। Okay, moving on to next, then we have a special campaign 5.2. Department of Health Research (DHR) and Indian Council of Medical Research (ICMR) have successfully concluded a special campaign 5.0. ठीक है, ये बेसिकली ये इंश्योर कर रहा है कि मतलब क्लीनिनेस, एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग मैटर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है उसको देखने के लिए कर रहा है। और बता रहे हैं कि ऐसा बोलते हैं ये लोग 100% टारगेट अचीव है पब्लिक ग्रीवेंसेस में, पीजी अपील्स में, एमपीएम और रेफरेंसेस। नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर 2025 को इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। ठीक है, और 7 नवंबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि उससे मैरी क्यूरी की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है। मैरी क्यूरी ही क्यों? बिकॉज उनकी जो रिसर्च थी वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर थी, और उसी की हेल्प से हम जो अभी रेडियोथेरेपी वगैरह करते हैं कैंसर के लिए, वो तभी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसर्च। तो टू सेलिब्रेट है, टू रिमेंबर है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। फर्स्ट ये पहली बार अनाउंस किया गया था 2014 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इस बेसिकली इसका एम यही है कि सिटीजन्स को एजुकेट करो कि भाई कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर साल 14 लाख न्यू केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं, अ वेरी ह्यूज नंबर। ओके, एंड ग्लोबल वर्ल्ड कैंसर डे थीम जो है वो है यूनाइटेड बाय यूनिट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यूनाइटेड बाय यूनिट। मैरी क्यूरी के बारे में कुछ बातें। ये पॉलिश कौन थी, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप ले ली थी। और उन्होंने रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड देन उन्होंने कंसेप्ट का मेडिकल यूज बताया था रेडियो एक्टिविटी का इन द कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी हम बात करते हैं तो भी। एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट नोबेल प्राइज, इन फैक्ट टू नोबेल प्राइज, शी इज द ओनली पर्सन टू रिसीव टू नोबेल प्राइज, दैट टू इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री बोथ। देन yeah, that's it. Then we have Google's project Suncatcher. Tech giant Google has announced project Suncatcher to develop AI-powered data centers in space. बेसिकली गूगल क्या कर रहा है? गूगल सोच रहा है कि हम सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स के थ्रू एआई डेटा सेंटर्स बनाए कहाँ? स्पेस में। उसमें क्या होगा? These orbiting data centers will use free space optical links to transfer data at a speed of 10 of terabits per second, जो काफी फास्ट होगा। And Google plans to launch two prototype satellites by early 2027. Okay, it's a big deal. Yeah, that's it. In this emissions gap report, the United Nations Environment Program (UNEP) released the real emissions gap report 2025 titled "Off Target," warning that current climate pledges under the Paris Agreement are insufficient to meet 1.5 degree target. ठीक है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं, मेन जो पॉइंटर ये है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2019 का जो लेवल था ग्लोबल वार्मिंग का, अगर हमको 2035 तक 30% कम करना है तो उसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना पड़ेगा। तो 35% क्या कम करना है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हमें अगर 35% कम करना है 2019 से 35 के लेवल तक, तो हमको उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना पड़ेगा। एंड इट इज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे वर्ल्ड का मिला के लोग कह रहे हैं। सभी बीच में यूएस विड्रॉ भी कर लिया था, तो उससे 0.1 डिग्री सेल्सियस अफेक्ट नहीं हुआ था हमें।
देन वो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम करना तुम्हें लग रहा है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस भी तुम टारगेट रखते हो ना, तो 55% करना पड़ेगा उसके लिए. देन UNEP wants that temporary overshoot of 1.5 is very likely within the next decade. Okay, so UNEP के बारे में कुछ बातें. It was established in 1972 in the Stockholm. इसका हेडक्वार्टर केन्या में है, नायरोबी में. हाँ, इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं. ये emissions gap report, adaptation gap report and global environment outlook. Okay. Then state of food and agricultural SOPA 2025 report. ये जो FAO है, Food and Agriculture Organization, ये निकालता है. रिपोर्ट का टाइटल था एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स. इसने बताया है कि 20% ऑफ ग्लोबल क्रॉप लैंड्स में से डिक्लाइन कम हुआ है. एंड और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है. FAO के बारे में देख लो कि 1945 में स्टैब्लिश हुआ था. रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है. देन इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 100 member countries, and India is a founding member of FAO. Okay. Then exercise Malabar. Okay. So Indian naval ship Sahyadri has reached Guam, North Pacific, to participate in multilateral naval exercise Malabar 2025. और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया. क्वाड जो है हमारे, ये इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इतने तो हैं ये. एंड ये गुआम है पैसिफिक ओशन में. यहाँ पे जो है मालाबार एक्सरसाइज हो रही है. और अपने यहाँ से कौन गया? INS सह्याद्री गई है. ठीक है. okay. और ये गुआम जो है कहाँ है? फिलीपींस और हवाई के बीच में. ठीक है, ये फिलीपींस है, यहाँ पे हवाई है, इसके बीच में गुआम है. INS सह्याद्री, इट इज अ शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 डायरेक्ट मिसाइल स्टील फ्रिगेट. इसको कमीशन हुआ था 2012 में. ये इंडिया की पहली स्टील फ्रिगेट सीरीज है. इट वाज बिल्ट बाय नाज़रगांव वारशिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडी मुंबई. ठीक है. नेशनल लीगल सर्विसेज डे, 9 नवंबर को हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज डे मना रहे हैं. ठीक है. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 which came into effect in 1985. It is celebrated annually on 9 November. And और क्या गया इसमें? लीगल सर्विसेज फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश इन द लीगल, ये नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. SLSA है, स्टेट लीगल, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सीनियर जो मोस्ट होता है, वो हेड होता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज होता है. देन हमारे कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जैसे लोक अदालत, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, फास्ट ट्रैक एंड स्पेशल कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय, नारी अदालत, ये सभी इसी के अंदर इनिशिएटिव्स हैं. नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025. सो ये एक 2 डे कॉन्क्लेव था जिसका थीम था सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस. ठीक है. ये दिल्ली में हुआ था एट यशोभूमि. रिमेंबर द प्लेस यशोभूमि. की इनिशिएटिव्स इसमें जो लॉन्च किए हैं: मिशन मोड डंप साइट रेमेडिएशन. So DRAPE is a year-long national initiative to fast-track the clearance of legacy waste dump sites. Okay, then it focuses on 214 high-impact landfill sites across 202 urban local bodies, containing 8.8 crore tons, 80, that is 80% of India's legacy waste. Okay, then ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी आता है. अमृत एंथम जो है जली जलानी, इसके अंदर भी है. एंड अर्बन वेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपको इम्पोर्टेंट नहीं है. Then India joins Tropical Forest Funds as observer. अब ब्राजील ने बेसिकली T-8 चालू किया है. यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी, जिसमें इंडिया एज अ ऑब्जर्वर आया है. ठीक है. ये है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर. क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट की 10th एनिवर्सरी है इस ईयर, इसीलिए ये T-8 चालू किया ब्राजील है. T-8 है क्या, ये देख लेते हैं. सो ये ब्राजील ने लॉन्च किया था COP13 में, जो कि ब्राजील बेलन में हुआ था. नवंबर में लॉन्च किया था. टू रिवॉर्ड कंट्रीज फॉर कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इसके लिए ये लोग कलेक्ट करेंगे $125 बिलियन वाया पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. एंड COP30 के बारे में देखेंगे. 30th सेशन था. UNFCCC की कॉन्फ्रेंस थी, बेलन ब्राजील में हुई थी. और इसमें 10th एनिवर्सरी भी मनाई गई थी पेरिस एग्रीमेंट की. And उसके बाद इंडिया की क्लाइमेटिक प्रोग्रेस अगर हम देखें तो 2005 से 2020 के बीच में इंडिया हैज अचीव्ड 36% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी. ठीक है, सरपासिंग इट्स इनिशियल एम्बेसी गोल्स. इट हैज इंस्टॉल्ड ओवर 200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जो कि थर्ड है ग्लोबली. रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हम लोग थर्ड है.
with non-fossil fuel sources exceeding 50% of total power. That's a very good thing. Then forest cover हमारा 25.717% है, and creating additional carbon sink of 2.29 billion of tons of CO2 equivalent. फिर हमने एक ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है फ्रांस के साथ मिलकर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना, ठीक है। फिर डोमेस्टिक एफर्ट्स भी थे कुछ कुछ, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, बायोफ्यूल प्रोग्राम, ये सब। देन वी हैव 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि गुड़गांव हरियाणा में हुई थी। 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2008 से चलती आ रही है, प्रमोट करती है सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को। और इसके बाद इसका थीम था अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। हाँ, अब इसमें विनर्स देख लो। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन है? चेन्नई। क्यों है? इनका मेट्रोपॉलिटन ट्रांसमिशन यानी इनका मेट्रो अच्छा है। अब इनका मेट्रो अच्छा है तो अगर बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन देखें मेट्रो रेल का तो भी चेन्नई ही विनर है। बस अगर पैसेंजर सर्विस देखें तो दिल्ली विनर है, ठीक। नॉन मोटराइज में कौन है? उदयपुर। मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग किसने करी है? पीपली चिंचवान ने। और ग्रीन ट्रांसपोर्ट हैदराबाद का है। एंड स्पेशल अवार्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे अच्छा किसका है? एजवाल का। नेशनल एजुकेशन डे 11th नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। इट इज़ 137th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये इनका बर्थ मक्का में हुआ था, फिर ये कलकत्ता आ गए थे। देन इसके बाद अ, इस ये सब जो इंस्टीट्यूशन हैं इनको स्टैब्लिश करने में इनका हाथ रहा है। यूजीसी, आईआईटी, आईआईसी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। फिर 1992 में कॉन्स्टिट्यूंसी इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एंड बेस्ट स्केल वैनेडियम पेरोक्साइड बैटरी, तो हमारी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करी इंडिया की पहली मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। कहाँ पे? नोएडा में। ये 3 मेगावाट पर आर वेनेडियम है। बैटरी इज डेवलप्ड बाय एनटीपीसी नेत्रा। नेत्रा is National Energy Technology Research Alliance. It aims to demonstrate long duration energy storage. Vanadium redox flow battery, it uses vanadium ions in different oxidation state, जिससे इसकी जो लाइफ है ना वो लॉन्ग होती है, स्केलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मरु ज्वाला ड्रिल्स, ये मरु ज्वाला बेसिकली एक ऑपरेशन त्रिशूल है जो हमने डिस्कस किया था, ट्राई ट्राई आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। उसके अंदर मरु ज्वाला करके एक इनिशिएटिव है और 11 नवंबर को हुआ था। ये थार राजस्थान में हुआ था। इसमें T-90 बीच में टैंक थे जो कि ये भी सर्विलियंस में थे। फिर एक एयर स्ट्रिप है, अगवाड़ा एयर स्ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये इंडिया की पहली नेशनल हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो आईएएफ और एनएचएआई ने मिलकर बनाई है, ठीक है। और हमारे कौन कौन से, और कहाँ पे है? नेशनल हाईवे 925 ए बाड़मेर में है ये। दिस इज इन बाड़मेर, इट्स इंपॉर्टेंट। 3 किलोमीटर लॉन्ग है ये। यहाँ कौन कौन से हमारे जो एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं? रफाल, तेजस, सुखोई 30 MPI, ये सब फाइटर जेट्स आ रहे हैं, आ चुके हैं, इनफैक्ट ये हो चुका है। सो राजस्थान लॉन्चेस खुशी शाला प्रोग्राम। बेसिकली आर एस सी आर टी जो है उन्होंने कहा कि क्लासेस 1 to 5 के जितने भी बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम उन्होंने खोला है खुशीशाला। ये पहली बार ऐसा फर्स्ट स्टेट है राजस्थान ऐसा करने वाला, ठीक है। और एक पायलट प्रोजेक्ट है 2024 में, ये 33 स्कूलों में किया गया है सिरोही और बांसवाड़ा के, जहाँ पे 120 टीचर्स को कहा गया कि आप बच्चों में चेंजेस देखो। मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। देन लॉन्च ऑफ आदर्श वेद विद्यालय इन राजस्थान। तो बेसिकली संस्कृत एजुकेशन मिनिस्टर जो है नरेंद्र बिलावल, उन्होंने अनाउंस किया है आदर्श वेद विद्यालय, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होंगे यानी हो चुके हैं। तो इन फर्स्ट फेज 4 आदर्श वेद विद्यालय जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? लोकेशन कैसे याद होने जरूरी है इसमें? खातोर जयपुर, तारा तारा मठ बागेर, पुष्कर अजमेर, टीली विलेज भरतपुर। इसमें 4 एक्सपर्ट वैदिक टीचर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। और हाँ, अप्रैल 2025 में ये बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था, वैदिक संस्कार एंड एजुकेशन बोर्ड। फिर कुसुम स्कीम सेव्स ओवर 22 करोड़। सो राजस्थान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है डिस्कॉम से है, उन्होंने 282 करोड़ रुपए बचा लिया 18 महीनों में कुसुम स्कीम की वजह से, क्योंकि दे फोकस ऑन सोलराइजिंग एग्रीकल्चरल कनेक्शंस, ठीक है। इसमें वही तीन कंपोनेंट्स रहते हैं कुसुम स्कीम में। ये 2019 में पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान करके एक स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ए में बोला गया है कि इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है। कंपोनेंट बी में हम सोलर पंप लगवा रहे हैं, 20 लाख स्टैंडर्ड सोलर पंप्स। फिर कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख फिर कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, ठीक है। तो इसमें हम सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हैं, इसमें हम सोलर पंप्स लगवा रहे हैं। और मान लो जिनके पास सोलर पंप नहीं है, जिनका नहीं है, उनके जो पंप है उनका भी हम डायरेक्ट
सोलर कनेक्शन करवा दे रहे हैं 15 लाख जो एग्रीकल्चरल फर्म्स है उनका। ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। किसके? पीएम कुसुम के। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसके काफी स्टेट पीसीएस के यहाँ पे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो लीडिंग कंट्री है कंपोनेंट ए में, सोलर पावर प्लांट वाले में, और कंपोनेंट सी में थर्ड है। ठीक है, 942 सोलर प्लांट्स हमने लगा लिए और इतनी हमने कमांड जो इंस्टॉल कर ली कैपेसिटी 2100 मेगावाट की 20 महीनों में। टू डेट 1.36 लाख सोलर पंप्स आर ऑपरेशन अक्रॉस 41 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और टारगेट कितना है राजस्थान का? 11,632 मेगावाट। फिर बुकर प्राइज देख लेते हैं किसको मिला है। डेविड सिजले जो है उनकी फिक्शनल नॉवल फ्लैश के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है। ये एक हंगेरियन ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। बुकर प्राइज फाउंडेशन 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जो भी बुक्स इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स यूके और आयरलैंड में पब्लिश होती है, कहीं का भी राइटर हो, उनको ये मिलता है। ठीक है, एलिजिबल टू कम्पीट सिंस 2014 से। विनर अपने यहाँ कौन कौन है? अरुंधति रॉय 1997, किरण देसाई 2006, अरुंधति अडिगा 2008, एंड ऐसे 3 विनर्स हैं अभी तक। ठीक, देन सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सपेंशन। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बफर जोन है उसको 44,000 हेक्टेयर से एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है। ठीक है, ये अलवर राजस्थान में है। ये 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। 2004 में यहाँ से टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, फिर रणथंभौर से रीइंट्रोड्यूस करवाए गए और ये प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुल था। इसलिए अब एक क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर बेसिकली बनाया जा रहा है सरिस्का और रणथंभौर के बीच। क्या कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे? बंगाल टाइगर, लेपर्ड, हाइना, कराइकल, सांबर, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोआ, लंगूर एंड वेरी रिच बर्ड लाइफ भी है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज हैं, सिलीसर लेक और मानसरोवर लेक। ठीक है, एक कनवारी फोर्ट भी है, कंकवारी फोर्ट, सॉरी। ओके, ये मैप है, सरिस्का है, ये रणथंभौर है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली। तो ये सरिस्का और ये रणथंभौर यहाँ पे कॉरिडोर बना रहे हैं। देन वी हैव भरतपुर, केलादेव, रामसागर, धारा, राजपेट, कश्मीर वाइल्ड लाइफ, कुंभलगढ़, माउंट आबू। एक इन सब का आइडिया होना चाहिए बिकॉज ये लोग लोकेशन के बेसिस पे भी कभी भी पूछ लेते हैं, जो कि आप ज्योग्राफी में जनरली पढ़ते भी होंगे। So coming to next news which is regarding ammonium nitrate. दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ था और उसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है न्यूज में आ गया। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? NH4 NH3। ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है और नाइट्रोजन का एक रिच कंपाउंड होता है। बेसिकली ये इसके दोनों यूज हैं, मतलब डुअल यूज सब्सटेंस है। आप अगर अच्छे से यूज करोगे तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, इसमें फर्टिलाइजर की तरह भी काम करेगा, लेकिन वेपन्स में भी काम आएगा, एक्सप्लोसिव भी है। तो माइनिंग जो कई बार हम लोग मतलब माइनिंग वाली जो दुकानें होती हैं उसमें एक्सप्लोसिव चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम फिर अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, और प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खुद से एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ये एक ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, इसको जब हम किसी फ्यूल ऑयल के साथ हम मिक्स करेंगे तब ये एक्सप्लोसिव बनेगा। ओके, देन वी हैव करीसर लेक। अब जैसलमेर में, ये जैसलमेर है, यहाँ पे है हमारी करीसर लेक। ठीक, 14 सेंचुरी की। ये एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर है जो कि बनवाया था ओरिजिनली राजा रावल जैसल ने, लेकिन उसे रिनोवेट करवा दिया महारावल गढ़सी सिंह ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्या? गढ़ीसर। और ये प्राइमरी वाटर सोर्स हुआ करता था जैसलमेर का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती थी इसमें। तो अभी क्या हो रहा है ना कि इसका कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, अर्बन प्रेशर, पॉल्यूशन, ये सब चीजों की वजह से। जबकि लोकल बायोडाइवर्सिटी को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफी सारी आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा इसका कैचमेंट एरिया जो है वो श्रंक हो। तो दोनों राजा के नाम याद रख लो, राजा रावल जैसल और महारावल गढ़सी सिंह। अच्छा, ये कुछ और लेक्स हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, श्री गंगानगर में है बूढ़ा जोहर, बीकानेर में है सुरसागर और रूपसागर, जैसलमेर में गरीसर, अमर सागर, बांसवाड़ा में आनंद सागर, डेलव सागर, झालावाड़ में मानसरोवर, कडला लेक, कोटा में कनक सागर, दुआरी डैम, सवाई माधोपुर में मानसरोवर, धौलपुर में रामसागर धौलकशाही, जयपुर में मावठा लेक है मानसागर। फिर गरुड़ एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स इज टेकिंग पार्ट इन एट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़, फ्रेंच एयर स्पेस में होगा ये। ठीक है, इसमें एट मोन्टेडे मार्सान एयरबेस फ्रांस में होगा ये। इसमें इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर चुका है और इनको सपोर्ट किया है IL-78 रिफ्यूलर्स ने, C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने, और फ्रेंच के मल्टी रोल फाइटर्स भी थे ऑब्वियसली। ऑपरेशन मुस्कान बेसिकली MP से ना एक 17 साल की लड़की गुम हो गई थी और गुम होकर वो पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गई थी। तो
ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसको फिर दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान बेसिकली उसको हम ऑपरेशन स्माइल भी कहते हैं। ठीक है, ये चालू किया गया था 2014 में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। इट इज़ फॉर टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान याद रखना। देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये इंडिया और यूएस के बीच में इसका एक एडिशन हुआ है अभी, इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में, यूके सॉरी। ठीक है, 2011 से चल रही आ रही है ये। ये हुआ था फॉरेन ट्रेनिंग नोट महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, और इसमें इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। देन राजस्थान से आई स्टार्ट पोर्टल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये पोर्टल काफ़ी न्यूज़ में है। सॉरी, तो विद ओवर 7,100 स्टार्टअप्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो चुका है। आई स्टार्ट इज अ फ्लेक्सिबल स्टार्टअप प्रमोशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन. It offers a single window online platform for startup registration, incubation, funding, mentorship, market access. और बेसिकली इनको फ्री वर्क स्पेस दिया जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है। कहाँ कहाँ पे है ये? आई स्टार्ट के नेक्स्ट सेंटर्स हैं और टेक्नो हब है जयपुर में। और क्यूरेट रेटिंग सिस्टम भी होता है कि उनका अभी बताता है कि स्टार्टअप कितना रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। अन्ना सागर लेक अजमेर में है, इसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोकल एलिजिंग दैट द डिमार्केशन वाज बायस्ड एंड कैरिड आउट विदाउट साइंटिफिक असेसमेंट के बिना जो है वो डिमार्केशन किया गया इस लेक का। ये 12th सेंचुरी की लेक है, अनाजी चौहान ने बनवाई थी। अनाजी चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादा। ठीक है, जहांगीर ने फिर इसमें एक दौलत बाग बनवा दिया था, जिसको हम लोग शिवाज उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने एक मार्बल 12 दरी पवेलियन बनवा दिया था, जिससे ये और सुंदर हो गया। एक ये अर्बन वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वेटलैंड्स का बारे में अगर हम देखें तो रामसर कन्वेंशन है। ठीक है, इट्स अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971। रामसर एक जगह है ईरान में, उसके नाम पर पड़ा है ये। लार्जेस्ट रामसर साइट है पंतनाल, साउथ अमेरिका में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? स्विट्जरलैंड में। ये करता है आइडेंटिफाई उन रामसर साइट को दैट नीड प्रायोरिटी कंजर्वेशन। ठीक है, रामसर में इनफैक्ट हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमारे केला देव नेशनल पार्क राजस्थान का है और लोकतक लेक मणिपुर का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। और इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन। स्मॉलेस्ट है वेम्बनूर वेटलैंड, तमिलनाडु। स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर तमिलनाडु में 14 है। ठीक है, रामसर इंडिया में कब चालू हुआ था? 1982 में, और अभी टोटल जो है 75 है। वर्ल्ड वेटलैंड्स पे 2 फरवरी को आता है। एशियन क्राइकर, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एक्सटिंक्ट हो चुका एनिमल है जो कि हमने जैसलमेर में भी किया। ये नॉकटर्नल होता है, यानी रात का प्राणी है, रात में घूमता है। एल्यूसिव है, काफी ज्यादा अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए लो डिस्टर्बेंस एरिया में रहता है। ज्यादातर ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है ये आईयूसीएन में। और हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन भी दे रखा है। ठीक है, हमारी रेड लिस्ट में आता है ये ऐसे दिखता है। फिर सा 101, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज जो है ना, ये आजकल काफी सारे न्यूज में है। ये जनरली जो है ना, ये ट्राइबल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। एक जीन थेरेपी है जिसका नाम है बिरसा मुंडा, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। बिरसा मुंडा के नाम पर पड़ा है। बिरसा मुंडा बेसिकली जो थे एक रिबेलियन थे, बेसिकली ट्राइबल रिबेलियन आई वुड से। एमपी से थे ये ट्राइबल वगैरह उधर ही रहते हैं सबसे ज्यादा। उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्रोग्राम लाया गया, सिकल सेल नेशन। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर। तो सीएसआई और आईजीआईबी जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करी अपनी सारी रिसर्च, और इन्होंने मिलकर बनाया। तो बेसिकली एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल है। और सो बेसिकली क्या है कि इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक बैक्टीरिया में पाया गया जो कि जो वायरल डीएनए है उसको कट कर देता है। तो ऐसे ही हमने इसके थ्रू भी इसी तरह का एक मॉडर्न जीन एडिटिंग बनाया है इसमें, जिसमें वो डीएनए को कट कर देगी वहाँ पे जाके जहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 2012 में ये जीन एडिटिंग फील्ड के बारे में 2 साइंटिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम था जेनिफर डोडना और इमानुअल चार्पेंटियर। इनको 2020 में नोबेल प्राइज में मिला था केमिस्ट्री में। और 2023 से 2047 हमारा मिशन है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, कि हमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से खत्म करना है। घूमर डांस का देखें, सिटी ऑफ जयपुर लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर स्ट्रीट लेवल घूमर फेस्टिवल। घूमर के बारे में तो आप में से काफी सारे लोगों को सब कुछ पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, ये भीड़ ड्राइव करती थी
गॉडेस सरस्वती के लिए, फिर बाद में राजपूत रॉयल हाउस होल्ड्स में होने लगा, और ये शाम के वक्त होता था, स्पेशली न्यूली वेड ब्राइड्स जो है वो डांस करती थी। ठीक। वर्ल्ड फिशरीज डे देखें अगर हमने एक पहले भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में न्यूज़ पे, 21 नवंबर को होता है वर्ल्ड फिशरीज डे। ठीक है। 18 कंट्रीज में देखी वर्ल्ड फिशरी फोरम में न्यू दिल्ली में, और थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। रैंकिंग इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है रैंकिंग है फिश प्रोड्यूस फिश प्रोडक्शन में। ठीक है। ओके। So the sustainable harnessing of fisheries in the EEZ will promote environmentally responsible deep sea fishing. Okay, that's it. In this, ये देखा था now there is a two-way satellite communication system for small vessel. REALC craft is digital platform enabling online registration of agreements for paperless fisheries governance. राजस्थान अरेबियन सी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बेसिकली अब राजस्थान जो है ना वो लैंड लॉक स्टेट है, तो अब कोई भी हमें ट्रेडिंग वगैरह करनी है, सामान लीजिए हमें एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हमें गुजरात का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है। उसके लिए ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है बेसिकली, जिससे राजस्थान जो है डायरेक्टली अरेबियन सी से कनेक्ट हो जाएगा। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक है ये, इनलैंड वाटर वे और पोर्ट के जरिए हम कनेक्ट कर देंगे इसे। ठीक है। दिस प्लान इज बीइंग एग्जामिन्ड अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो एक नेशनल वाटर वे है 48 इसके तहत हम बनाएंगे। तो अभी हम लोग हेवीली डिपेंड हैं दीनदयाल पोर्ट पे, मुंद्रा और पीपवाव पोर्ट पे गुजरात में। ठीक है। और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो हमारा इंलैंड पोर्ट है, जालौर में हो रहा है। ठीक। भामाशाह पॉलिसी देख लेते हैं। भामाशाह पॉलिसी 2025, इसका टारगेट है मतलब स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं ना उनको इम्प्रूव करना, बेसिकली जस्ट इम्प्रूव इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। भामाशाह कौन थे? बेसिकली जो महाराणा प्रताप जी थे मेवाड़ के, उनके जो फिलेंथ्रोपिस्ट थे और ट्रेजरर थे वो थे भामाशाह। तो उनके नाम पे ये पॉलिसी आई है स्कूल वगैरह सुधारने की, क्योंकि वो ना काफ़ी सेल्फलेस थे, उन्होंने बहुत सेल्फलेस सर्विस करी थी, मतलब अपना पूरा पैसा डोनेट कर दिया था महाराणा प्रताप जी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। RSCRT लॉन्चेस करियर एजुकेशन प्रोग्राम, एक टीचर गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए मैं उनको ट्रेन करने के लिए लॉन्च किया ये प्रोग्राम। ओके ठीक है। गुरु तेग बहादुर मार्टिन डे, अब आप मेरे को बताओ कौन से नंबर के, अभी हमने पढ़ा था किस नंबर के गुरु हैं आउट ऑफ 10 जो भी थे। ठीक है। तो उनका अभी 350th मार्टिन डे था 24 नवंबर को, क्योंकि उस दिन औरंगजेब ने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था, बिकॉज वो कश्मीरी पंडित्स की साइड पे उनको डिफेंड कर रहे थे, वो जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन है उनके अगेंस्ट में थे। और कहाँ पे, दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा सिसगंज साहिब में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है। अमृतसर में पैदा हुए थे, इनका नाम था त्यागमल, क्योंकि एसेटिक नेचर था, त्याग वाला नेचर था उनका हमेशा से ही। ठीक है। और तेज बहादुर उनकी ब्रेवरी के लिए उनको बुलाया गया था, उनका नाम दिया गया था। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। ठीक है। और 700 भी ज़्यादा हिंद हिंद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने दिए थे। अपोस्ट पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, उनको टाइटल भी दिया गया था हिंद की चादर, शील्ड ऑफ इंडिया। ठीक। ये रहा आंसर, ये 9th नंबर पे जो थे गुरु थे। हाईली गुगली वॉल्केनो, ठीक है, तो इथियोपिया में एक वॉल्केनो है हाईली गुगली। ठीक है। अब ये इतना हाई इंटेंसिटी हाई एल्टीट्यूड का था कि इसकी वजह से पूरा एयर स्पेस में ना ऐश के प्लम्स आ गए थे, जिससे एविएशन जो है हमारा इंडियन एयर स्पेस भी ट्रिगर हो गया था, मतलब इतना हाई था ये। ये है इथियोपिया। इथियोपिया है ये, यहाँ पे ये हाई डिग्री। ठीक। और ये क्यों हुआ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे, आप ज्योग्राफी में फिजिक्स में पढ़ते हो, ये अरेबियन लीबियन और सोमालियन प्लेट्स थे वो डाइवर्ज कर रहे थे, डाइवर्जिंग प्लेट्स में है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था ये वॉल्केनो। ठीक है। एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025, इसके बीच में इंडिया नेपाल के बीच में हुई है, 19 एडिशन था। कहाँ पे हुई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई है, और हर साल होती है। और हमारे यहाँ से असम रेजिमेंट गया था, उनके यहाँ से देवी भक्ता रेजिमेंट आया था, दोनों तरफ से 334 आर्मी पर्सनल गए थे। नई चेतना 4.0, ये कैंपेन है, इसके अंदर है यह दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर है। तो यही सब चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक सी डिस्ट्रिब्यूशन की सेफ्टी, डिग्निटी, सोशल पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। फिर इंडिया टू होस्ट कॉमनवेल्थ में, ओके, बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए बिडिंग होती है जिसमें मोदी जी बिडिंग जीतते हैं। तो अब 2030 में जो है हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेंगे। लास्ट हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो 2010 में किया था, दिल्ली में हुए थे, काफ़ी न्यूज़ में था तब भी। अब लेकिन इस बार अहमदाबाद में होगा। ठीक है। कॉमनवेल्थ के बारे में देख लें तो ये हर 4 साल में होता है, 56 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है। पहली बार ही कनाडा में हुआ था,
और इंडिया ने पहली बार 1934 के लंदन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। 2026 वाला कहाँ हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। ओके, जयपुर वॉल सिटी, बेसिकली जयपुर की जो वॉल सिटी है, जहाँ पे इतनी सारी जगह है हमारी, आमेर फोर्ट, एलिफेंट सफारी, गलताजी, ओरेंजी, हवा महल, नाहरगढ़, बाजार ऑफ जयपुर, ये सब को मिला के वॉल सिटी बोलते हैं। और इसको यूनेस्को हेरिटेज जो इसका स्टेटस भी मिला हुआ है। तो बेसिकली रिपोर्ट मांगी गई है कि आप इसको अच्छे से मैनेजमेंट करिए, कंजर्व करिए, कहीं करिए। महाराजा सवाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर 1727 में। इट वॉज बेस्ड ऑन हिज वैदिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट जगह है जो आप सबको पता नहीं होंगी। In Rajasthan to conduct its first tribal translocation. Okay. अब देखो, पहली बार जो ट्राइबल ट्रांसलोकेशन था ना, वो एमपी में हुआ था, कान्हा और बांधवगढ़ के बीच में, बट वो फेल हो गया था, वो पहले सर्वाइव नहीं कर पाए थे। ठीक है, सॉरी, कान्हा बांधवगढ़ से उड़ीसा गए थे वो लोग, सतकोशिया गए थे। ठीक है, वो फेल हो गया था, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए थे। बट अब सेकंड जो है ना, वो राजस्थान कर रहा है, प्रोबेबली सक्सेसफुल होगा। तो अब ये हो रहा है पेंच और से बेसिकली टाइगर आ रहे हैं रामगढ़, अपना जो रामगढ़ विजयधारी टाइगर रिजर्व है बूंदी में, वहाँ पे। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम ट्रांसलोकेशन? बिकॉज इट एम्स टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन ऑल द ब्रीड्स ऑफ द टाइगर्स। और उस टाइगर के गले में ऐसे जीपीएस रेडियो लगा देते हैं, उसके हेल्प से फिर हम लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं पूरे टाइम। रामगढ़ विस्तारी टाइगर जैसे आपने देखे हैं, कहाँ पे? ये बूंदी में है। ठीक है, एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स कोटा एंड भीलवाड़ा। रिवर कौन कौन सी है? मेज, रामगढ़, खारी। इट वॉज नोटिफाइड एज राजस्थान फोर्थ टाइगर रिजर्व। पहले कौन था? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, फिर है रामगढ़। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे पूरे नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स फॉर राजस्थान रिलेटेड एग्जाम्स, आरएएस एंड सारी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, जो चीज़ अच्छी लगी, जो नहीं लगी, कमेंट किया जा सकता है। एंड आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड पोस्ट वीडियोज ऑन अ वीकली बेसिस फॉर द सीरीज। एंड मतलब हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते एक एक मंथ का हम क्लियर करते जाएं। जैसे नेक्स्ट वीक आई ट्राई टू पोस्ट फॉर December 2025. ऐसे करके we cover all the current affairs section. So, thanks for watching the video.